हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लेक्चर 11। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर ये तो आप रोज कहते हैं आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बच्चों, हर दिन का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। आज का टॉपिक किसी और मायने में इंपॉर्टेंट है। तो एवरी टॉपिक हैज इट्स ओन रेलिवेंस, है बात की नहीं। आज हम बात करने वाले हैं सीड डिस्पर्सल के बारे में। बच्चों, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर में मेन उद्देश्य प्लांट का फ्लावर बनाने के पीछे का रीजन है अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करना, यानी कि सीड का प्रोडक्शन होना ही चाहिए। अब उस सीड के प्रोडक्शन के बाद उस सीड को डिस्पर्स करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि उस सीड का राइट जगह पर डिस्पर्सल हो, क्योंकि अगर डिस्पर्सल नहीं होगा तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा, नया प्लांट कैसे बनेगा, आप खुद ही समझ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सीड डिस्पर्सल, अब सीड डिस्पर्सल के लिए जैसे आपने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि प्लांट ने बहुत तरीके अपने पॉलिनेशन को करने के लिए उन्होंने बना रखे हैं, उसी तरह से बहुत से तरीके सीड डिस्पर्सल के लिए भी प्लांट ने बना रखे हैं। उन सारे के सारे तरीकों को आज हमने समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इस वजह से भी हो जाता है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी दिखाऊंगा जिनको देख करके आप आश्चर्य में रह जाएंगे कि प्लांट इतने इंटेलिजेंट कैसे होते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। स्वागत है जितने बच्चे इस वक्त सेशन पर हैं, सीड डिस्पर्सल स्टार्ट करते हैं। नाउ फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया, माय नेम इज प्रदीप सिंह। माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। सब चीजें सेकेंडरी हैं, आप हैं प्राइमरी। मेरे सेशन को शेयर जरूर करा करिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर #NEETLiveDaily के थ्रू, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में हर एक बच्चे को पता चल जाए। राइट, आप हमारे सारे के सारे लेक्चर्स एट ए प्लेस देख सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन फीचर है tinyurl.com/NEET-mobile। जैसे इसको टाइप करेंगे ये विंडो आ जाएगी, यहां पर आप सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़िए, यूज करिए कोड प्रदीप लाइव अगर आप मेरी मेंटोरशिप में, मेरी गाइडेंस में अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। मेरे बैचेस के साथ जुड़ जाएंगे, इसके अलावा बाकी सारे एजुकेटर के बैचेस के साथ भी जुड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। काफी बच्चे इस वक्त जुड़ चुके हैं बच्चों, लाइक भी आपने किए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। प्रतीक, अनामिका, कीर्ति, ओके, शिव कुमार, बहुत बढ़िया। सीड डिस्पर्सल को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों की बड़ी आवश्यकता होती, जैसे कि ये समझना हमें बहुत जरूरी है। इस छोटी सी क्लिप को बड़े गौर से देखिए। ये चिड़िया कर क्या रही है, आपको कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा। और इसके बाद जब ये चिड़िया बैठती है, बड़ी शांति से डाली के ऊपर बैठी हुई है, तो नीचे की तरफ जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि वहां पर आपको सारा का सारा माजरा ही समझ में आ जाएगा। इस सीड डिस्पर्सल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ जाएंगी। ध्यान से देखिएगा। अनुज, थैंक यू फॉर द हार्ट। जितेंद्र, थैंक यू। नीतीश, श्रेय, राजीव, ग्रेट। काफी बच्चे हैं इस वक्त। ऑल राइट बच्चों, तो देखिए इस छोटे से क्लिप को देख करके आपको बड़ी आसानी से चीज समझ में आ गई। यानी कि जो कहानी मैं पूरी बताने वाला हूं उसका एक पर्टिकुलर पार्ट यानी कि 5% तो आप समझ गए इस पिक्चर को देख करके ही। आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया कि भाई होना क्या है। सीड डिस्पर्सल में कुछ इस तरह के मैकेनिज्म्स भी हैं। इस चिड़िया को ध्यान से देखिए, जब ये डाली पर बैठती है, खा पीकर आराम से जब ये डाली पर बैठी हुई है, तो जरा नीचे की तरफ नजर जरूर दौड़ा लीजिएगा। स्क्रीन के नीचे की तरफ आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखाई देगा, जिसको हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल। अब इसने जहां जिस पेड़ पे फ्रूट खाया, जाहिर सी बात है वहीं तो बैठेगी नहीं। तो इसको एक्सक्रीशन के लिए या इजेशन के लिए, बर्ड्स में एक्सक्रीशन और इजेशन बच्चों साथ ही हो जाता है। रीजन बीइंग यूरिनरी ब्लैडर अलग से नहीं होता, इनमें यूरिन और स्टूल का फॉर्मेशन अलग से नहीं होता। तो सेमी सॉलिड एक मटेरियल बनता है जिसको हम बर्ड ड्रॉपिंग्स के नाम से भी जानते हैं। बर्ड ड्रॉपिंग, अब इस बर्ड की ड्रॉपिंग आपने देखी कि नहीं देखी मुझे नहीं पता, लेकिन क्रो एंड पिजन इनकी ड्रॉपिंग तो जरूर देखी होगी आप सबने। मानसी, थैंक यू फॉर द रोजेस। प्रांशु, थैंक यू फॉर द हार्ट। योगेश, राइट। तो आप लोगों को क्लैरिटी के साथ ये चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस आज के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए पूरे के पूरे मामले को समझ लेते हैं कि भाई कैसे कैसे प्लांट करते हैं। अब इसमें प्लांट को कैसे पता कि बर्ड इसको खाएगी और बर्ड ड्रॉपिंग के साथ मेरे सीड का डिस्पर्सल हो जाएगा। बच्चों, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, एक दो दिन में नहीं हुआ, बहुत साल लग गए। प्लांट को एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो उसको ये नहीं पता कौन सी बर्ड बैठ रही नहीं बैठ रही, लेकिन जैसे जैसे सीड डिस्पर्सल होता गया इवोल्यूशन के माध्यम से, वही पैटर्न आता चला गया।
राइट। सबसे पहले बात करते हैं सीड वायबिलिटी, क्योंकि पिछले सेशन में हमने पढ़ा था सीड के बारे में कि सीड का फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। जाहिर सी बात है, मैंने आपको इंटेग्यूमेंट भी बता दिए थे, टेस्टा और टेगमेन के बारे में आपको मैंने बखूबी बता दिया था कि टेस्टा और टेगमेन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट एक बन जाता है, टेस्टा आउटर वाला, टेगमेन इनर वाला अगर रहता है। अब बात करते हैं जिस सीड के बारे में हमने इतनी चर्चा करी, उस सीड की वायबिलिटी कितनी है। आपको याद होगा मैंने पोलन वायबिलिटी के बारे में भी आपको बताया था कि किस तरह से पोलन कुछ घंटों से लेकर के, कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटों तक, और फिर उसके बाद कुछ महीनों तक वायबल रह सकता है। लेकिन सीड की वायबिलिटी पोलन से अधिक करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि सीड अगर वायबल नहीं होगी तो फ्यूचर जनरेशन का प्लांट उतनी जल्दी तो कई बार नहीं आ पाता, और अगर सीड डैमेज हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्लांट के लिए सीड को बनाना बड़ा कॉस्टली प्रोसेस है। फ्लावर को बनाया, पॉलिनेशन किया, फर्टिलाइजेशन किया, फिर डेवलपमेंटल चेंजेस हुए, आपने सारा का सारा मटीरियल मैकेनिज्म पढ़ा कि कैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, कैसे कॉटिलिडन का फॉर्मेशन हुआ। क्लैरिटी आ गई? अब चलिए बात करते हैं सीड वायबिलिटी के बारे में। तो सीड वायबिलिटी क्या है? किसी भी बीज की एबिलिटी टू जर्मिनेट आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टोरेज या रेस्ट। इसको स्टोरेज के साथ साथ हम रेस्ट भी लिख सकते हैं कि सीड का जब फॉर्मेशन होता है तुरंत वो ग्रो नहीं करता, जर्मिनेट नहीं करता। हर एक सीड में थोड़े वक्त के लिए उसको रुकना पड़ता है, उसके बाद ही ग्रोथ होगी। या यूं हम मान लें कि जैसे हमारे फील्ड में ये जितने अनाज पैदा हो रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने सारे के सारे अनाज हैं, ये सीड ग्रेन है जो किसानों के काम के होते हैं। इन्हीं से ये सोइंग करते हैं, जमीन पे धरती में बीज बोए जाते हैं, इन्हीं से नया प्लांट आता है। तो कुल मिला के सीड वायबिलिटी का मतलब है इसकी एबिलिटी, कब तक ये अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। Viable seed is capable of germinating under suitable environmental condition. Seed germination के condition आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। You know the conditions for seed germination, right? करेक्ट अमाउंट में मॉइस्चर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। इसके अलावा सीड को जर्मिनेट करने के लिए थोड़ा सा वार्मथ की जरूरत होती है, टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, यानी कि एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये तीन चीज चाहिए। जैसे ये तीनों चीजें मिल जाएंगी सीड अपना जर्मिनेशन शुरू कर देगी। अब वायबिलिटी की बात कर लेते हैं। वायबिलिटी में रेंज फ्रॉम अ फ्यू वीक टू सेवरल ईयर, कुछ सप्ताह से लेकर कई ईयर्स तक की वायबिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन वायबिलिटी का भी कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि ये सीड है तो 10 साल तक ये सरवाइव करेगी। जरूरी नहीं है कि 10 साल के पहले खराब ना हो जाए, पहले भी हो सकती है, और 10 साल के बाद भी सरवाइव कर सकती है। ये डिपेंड करता है कई कंडीशंस के ऊपर। तो वो कुछ कंडीशन देख लेते हैं। बच्चों देख लीजिए, एक्सेसिव ड्राई अगर हो गया, ज्यादा सूखी जमीन हो गई, बहुत ज्यादा ड्रायर कंडीशन है, या बहुत ज्यादा सीलन वाली कंडीशन है, डैम्प कंडीशन है, या फिर हाई टेम्परेचर है, ये सीड की वायबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, सीड की क्षमता को कम कर देते हैं, ग्रोथ की क्षमता को घटा देते हैं, वायबिलिटी को कम कर देते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, आपके सामने एक ड्राई कोकोनट यहां पर पड़ा हुआ है। इस कोकोनट को देखिए आप, यू विल अंडरस्टैंड बाय वॉचिंग दिस कोकोनट। ये देखिए कोकोनट में ग्रोथ हो रही है, और कोकोनट का जो सीड डिस्पर्सल है बच्चों वो वाटर के थ्रू होता है। आगे मैंने आपके लिए छोटी छोटी क्लिप्स रखी हुई हैं जिससे आपको विजुअलाइज करने में मदद मिले। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए कैसे ग्रो कर रहा है, इसकी इसमें किस तरह से जो है निकल रहा है प्लांट, है ना? आपको क्लैरिटी के साथ दिख गया। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा वायबिलिटी के ऊपर चर्चा कर ली जाए कि कितने टाइम तक ये वायबल रहेगा। ऑल राइट बच्चों, सो लॉस ऑफ सीड वायबिलिटी कैसे कैसे होती है। मैंने आपको बताया कि सीड की वायबिलिटी लूज हो सकती है। किन किन कंडीशंस में सीड की वायबिलिटी लूज होती है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट है एग्जॉशन ऑफ फूड अराउंड द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के आसपास जितना खाना है सीड में, अगर वो समाप्त हो जाएगा तो सीड वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। एम्ब्रियो इज डैमेज्ड, किसी कारणवश सीड का एम्ब्रियो डैमेज हो गया तो भी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। या फिर उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो किसी तरह से डीनेच्योर हो गए, डीनेचुरेशन, हायर टेम्परेचर, फंगल इन्फेक्शन, या आपने कभी किसी सीड के बारे में सुना हो कि गर्म पानी पड़ जाए सीड के ऊपर, तो उसमें जो एंजाइम होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, एंजाइम की क्वालिटी चेंज हो जाती है, या फिर उसके अंदर जो आरएनएज हैं वो इफेक्टिव नहीं है, तो इससे सीड वायबिलिटी को खतरा पैदा हो जाता है। बच्चों ये देखिए, ये सीड बैंक है, ये रिसर्चर हैं, आप इन रिसर्चर को देखिए, इन्होंने
कितने गर्म कपड़े डाल रखे हैं। रीजन बीइंग सीड बैंक में लो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। सीड बैंक्स में टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर। क्रायो प्रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं। क्रायो प्रिजर्वेशन तो लिक्विड नाइट्रोजन में होता है, -196 डिग्री सेल्सियस में होता है। वो तो चलिए, उसमें तो पॉलन भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, सीड को भी कर सकते हैं, लेकिन यहां क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं है। ये दिस प्रिजर्वेशन इज इन द कोल्ड स्टोरेज एरियाज, जहां पर थोड़ी ठंडक बनी हुई है, जिससे सीड को मॉइस्चर भी नहीं मिल रहा है, और ड्रायर है। देख लीजिए किस तरह से कंटेनर्स में लेबल करके सीड्स को रखा गया है, और यहां पर सीड का ख्याल रखा जाता है, कौन सी सीड कितने ड्यूरेशन के लिए स्टेबल होगी। तो इन चीजों का ध्यान रख के इन सीड की वायबिलिटी को बचाए रखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सीड हैं जिनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए, जैसे कि निलंबो न्यूसीफेरा, यानी कि लोटस, जो हमारी कंट्री का नेशनल फ्लावर भी है। तो लोटस के सीड देखिए, इसका थैलमस, जब इसके पेटल्स गिर गए तो ये देख लीजिए किस तरह से थैलमस के अंदर सीड डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो सीड लोग तोड़ लेते हैं। देख लीजिए आप यहां पर, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उनकी स्टेम को पानी के अंदर से तोड़ लिया जाता है। या नहीं तोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा इसका स्टेम जिसमें ये थैलमस लगा हुआ वो सूख जाएगा, ड्राई ऑफ हो जाएगा, ये थैलमस वहां से डिटैच हो जाएगा, और ये फ्लोट भी करता है थोड़े टाइम, फिर नीचे सेटल हो जाता है। कुछ वक्त फ्लोट कर सकता है, उसके बाद वो जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होगा वो सेटल हो जाएगा, लेकिन सीड का डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ये समझना है। इसकी सीड बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्लेम किया गया है, लेकिन जो मिनिमम है वो 100 ईयर तक तो सब जगह आपको मिलेगा इसका डिस्कशन। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट कोई ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल नहीं है। कहीं कहीं पर कुछ लोगों ने 1300 ईयर्स का भी जिक्र किया है, किसी किसी ने 1000 ईयर्स का भी जिक्र किया है, लेकिन सब ने 100+ ईयर्स का जिक्र तो किया ही है। सो वी विल टेक इट एज अ मिनिमम ऑफ 100 ईयर। सो मोर देन 100 ईयर हम इसको पकड़ सकते हैं। इसकी जो सीड की वायबिलिटी है 100 साल से ज्यादा है। बच्चों, कितना वायबल सीड है, राइट? कितनी ज्यादा देरी तक के लिए इसकी वायबिलिटी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? राकेश, साक्षी, रिद्धि, आगे और भी बड़ी इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। आज का सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये तो हो गया निलंबो न्यूसीफेरा, एक लोटस हो गया। अब बात करते हैं फीनिक्स डेक्टाइलीफेरा, यानी कि डेट पाम, जिसको खजूर के नाम से भी जाना जाता है। फीनिक्स डेक्टाइलीफेरा, फीनिक्स डेक्टाइलीफेरा के जो सीड हैं, तो किसी ने इतने साल तो कोई सीड रखता नहीं है, 1000-2000 साल तो कोई सीड रख नहीं सकता प्रिजर्व करके। एक्चुअली हुआ ये कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन हुआ, किंग हेरोड्स पैलेस का एक्सकैवेशन हुआ डेड सी के पास, यानी कि जॉर्डन और इजराइल के एरियाज में। वहां पर एक्सकैवेशन हुआ, पुरातत्व वालों ने खुदाई करी, उस खुदाई में उनके पैलेस यानी कि महल मिला है, किंग हेरोड का महल मिला। उस महल में सीड प्रिजर्व किए हुए रखे हुए थे। तो जब रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया तो पता चला कि 2000 वर्ष से ज्यादा पुराने सीड हैं ये। तो ऑलमोस्ट 2000 ईयर से ज्यादा पुराने सीड हैं। जब उन सीड को ग्रो कराया गया तो वो ग्रो कर गए बच्चे। हालांकि इसकी आयु और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो तो अलग बात है कि हमने पहले ही उसको एक्सकैवेट कर लिया। अब इस चित्र में मैंने आपको अरेबियन जो सब कॉन्टिनेंट एरिया है, जो अरेबिया, सऊदी अरेबिया का जो इलाका है, वहां पर किस तरह से डेट पाम की खेती होती है वो आपको दिखाने के लिए मैंने इस क्लिप को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया। देख लीजिए बच्चे, जब फ्रूट आ जाते हैं तो उसको एक नेट से कवर कर दिया जाता है, ताकि फ्रूट कोई ज्यादा पक जाए तो वो नीचे गिरे नहीं, या कीड़े वगैरह वहां पर ना जाएं। कोई कीड़ा यानी कि पक गया या सड़न हो गई तो कोई कीड़ा अगर वहां जाता है तो नेट की वजह से वो नहीं पहुंचेगा। इस तरह से इसको सुरक्षित रखा जाता है। तो अब आपने लोटस सीड के बारे में पढ़ा कि 100 ईयर से ज्यादा वायबिलिटी है। इसके अलावा आपने पढ़ा फीनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, डेट पाम का। ये 2000 ईयर से ज्यादा टाइम के तक वायबल रह सकता है, राइट? अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे राइस हैं, व्हीट हैं, ये कितने टाइम तक रह सकते हैं? बच्चों, 1 से 2 साल, 2 साल मैक्सिमम ये वायबल रहते हैं। इसी वजह से फार्मर इनको इस बार की फसल का अगली फसल में यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, यूजुअली ज्यादातर केसेस में। सीड मार्केट में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी खरीद करके यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? लेकिन ये कुछ ऐसे ऐसे सीड हैं जो 2000 साल, भाई मामूली बात तो नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं कि डेट्स कैसे ग्रो कराए जाते हैं। देखिए, बड़ा खूबसूरत नजारा है ये डेट्स का जो ग्रोथ, ये देख लीजिए।
डेट्स को किस तरह से ग्रो कराया जाता है। हैव अ लुक। ग्रीन है अभी, जब ये पकेंगे तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी ये ग्रीन है, इनको टाई कर दिया जाता है पत्तियों के साथ थोड़ा सा साइड करके, क्योंकि वो हवा के थपेड़ों से अगर पेड़ के तने के साथ ये लड़ेंगे, सो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम इफ दे विल जस्ट रश थ्रू द ट्री ट्रंक। तो इस वजह से इनको रस्सी बांध करके थोड़ा सा सेपरेट कर दिया जाता है। अच्छा, पकने के बाद ये कैसे दिखते हैं ये भी देखना बड़ा आवश्यक है। ये देख लीजिए बच्चे, ये अभी भी ग्रीन ग्रीन है, रेड कलर के हो जाएंगे, रेड से थोड़ा सा डार्कर कलर में। पहले वाले आपने जिफ में कलर भी इनका देखा कि किस तरह से ये ऑरेंज टू रेड कलर में आ जाते हैं। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा तो एक इससे मिलते जुलता एक सब स्पीशीज कह सकती हैं, एक और अलग स्पीशीज है जो हमारी कंट्री में भी है। तो फिनिक्स जीनस हमारी कंट्री में भी देखने को मिलता है, लेकिन फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा ये अरेबियन एरियाज में ही देखने को मिलता है, वहीं के जलवायु में ये ग्रो करता है। राइट, समझ में आ गया आपको, क्लैरिटी आ गई। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्लांट के बारे में देख लेते। लुपिनस आर्क्टिकस। लुपिनस आर्क्टिकस देख लीजिए, ये पौधा आर्कटिक एरिया में होता है, यूरोपियन एरियाज में पाया जाता है, यूरोप में भी देखने को मिल जाता है। साइबेरिया एंड रशिया के इलाके में इसके सीड मिले थे, 10,000 ईयर्स से ज्यादा पुराने सीड, और वो भी वायबल। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये इसका रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है। अब तक के मिले हुए सारे के सारे सीड्स में जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है वो लुपिनस आर्क्टिकस का है बच्चों। 10,000 ईयर्स के बाद बर्फ में दफन थी वो सीड, और उसके बाद जब उसको ग्रो कराया गया तो दैट सीड ग्रू अप। देख लीजिए कितना खूबसूरत पौधा है ये, व्हाट अ ब्यूटी। तो प्लांट किंगडम में आपको ऐसी ऐसी बड़ी सारी चीजें मिल जाएंगी जिनको देख करके आपका मन ही नहीं करेगा कि वहां से हटने का। अब आप सोचिए, पूरी की पूरी वैली इसके फ्लावर से भरी हुई हो, लुपिनस आर्क्टिकस, और आपको पता हो कि ये ऐसी सीड से ग्रो किया हुआ है जो 10,000 साल पुरानी है। आप सोचिए, यानी कि ह्यूमन सभ्यता जब शुरुआती दौर पर थी, 10,000 साल पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन वाज वेरी प्रिमिटिव, उस वक्त का सीड आज ग्रो कर रहा है। कैसी अनोखी बात है, राइट। आगे बढ़ते हैं, सीड डिस्पर्सल को अब देखते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल कई तरह के मैकेनिज्म्स के साथ होता है, उनमें से कुछ एक मैकेनिज्म ये है, देख लीजिए। वायबिलिटी आप समझ चुके हैं, अब देखिए डिस्पर्सल कैसा होता है। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म्स देखने को मिलते हैं। इस प्लांट में देखिए किस तरह से टिश्यू इसका ड्राई ऑफ हो रहा है, पॉड फटता है और एक एक करके सीड उछल उछल कर दूर चली जाती है। और ये तो एक अनोखा ही है, इसमें वाटर की एक ड्रॉप पड़ते ही फ्रूट जो है फट जाता है, इट ओपन्स और सीड का डिस्पर्सल हो रहा है। आई बात समझ में? ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो आपको समझनी है। आगे बढ़ते हैं और सीड डिस्पर्सल के अपने पूरे के पूरे मैकेनिज्म को भी समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो सीड डिस्पर्सल देख लेते हैं। सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? सीड डिस्पर्सल एक मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से बीज ट्रांसपोर्टेड होते हैं, जिस जगह प्रोड्यूस हुए वहां से अलग जाएंगे। क्योंकि एक पेड़ में अगर जो फ्रूट लग रहे हैं उसके सारे के सारे सीड उसी पेड़ के नीचे ग्रो कर जाएंगे, एक साथ मशरूमिंग हो जाएगी, बहुत सारी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, और उस भीड़ के चलते सारे के सारे मारे जाएंगे। तो देख लीजिए कुछ प्लांट इस तरह का भी मैकेनिज्म करते हैं, वाटर के किनारे होते हैं, इनके सीड ड्राई ऑफ हो जाते हैं, देख लीजिए टूट टूट के गिर रहे हैं, टूट टूट कर ये गिर रहे हैं, एक एक सीड गिर रहा है उसमें से। अब इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे मॉर्फोलॉजी में कि भाई कौन सा सीजोकार्पिक फ्रूट है, कौन सा ट्रू फ्रूट है, कौन सा लोमेंटम टाइप है ना। इसके सारे के सारे मैकेनिज्म को जब हम समझेंगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन यहां पर अभी हम इन जनरल समझते हैं। तो मैकेनिज्म बाय विच सीड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू न्यू साइट्स, किस चीज के लिए? जर्मिनेशन के लिए, एंड द ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट। तो सीड डिस्पर्सल का मैकेनिज्म यही है कि प्लांट की प्रजाति बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि सीड का जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां से कहीं दूर जाए, तभी उसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती। अब कई चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है लैंडस्केप, यानी कि जिस तरह की जमीनी इलाके में होता है, या तो पहाड़ों में होगा, या जमीन में होगा, या नदी के किनारे होगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ द लैंडस्केप हैज स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द डिस्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल। कितनी डिस्टेंस तक सीड जाएगी उसके लैंडस्केप के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई ऐसे वादियां हैं, वैली है, सारे सारे प्लांट लगे हुए हैं, और सीड अगर गिरते हैं तो वो नीचे ही आएंगे। लेकिन किसी पहाड़ की ढलान में है, अगर सीड गिरता है तो वो नीचे जा सकता है।
किसी नदी के किनारे हैं तो सीड बड़ी दूर दूर तक जा सकता है, राइट। तो यानी कि जैसा लैंडस्केप है उसके आधार पर सीड के डिस्पर्सल का मैकेनिज्म तय होता है। अब देख लेते हैं भाई सीड डिस्पर्सल किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। तो सीड डिस्पर्सल डिपेंड ऑन एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स, दोनों के दोनों फैक्टर, यानी कि बायोटिक यानी कि एनिमल्स के द्वारा। एनिमल्स में बर्ड्स भी आ गए, बाकी सारे एनिमल्स आ गए। एनिमल्स मतलब एनिमल किंगडम के मेंबर। क्या इस सीड को आप पहचानते हैं? ये जो सीड आप देख रहे हैं, क्या आप इसको पहचानते हैं? ये किस पेड़ का सीड है? इसको जैंथियम कहते हैं या गोखरू कहते हैं। जैंथियम। अब इस जैंथियम में अनोखापन क्या है? इसके जो स्पाइन जैसे हैं ये एनिमल के फर के ऊपर, बकरी कोई गुजरी तो बकरी के जो फर हैं उसमें चिपक गया, या कोई इंसान गुजरा तो उसके कपड़ों में चिपक सकता है। ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिनमें इस तरह के मैकेनिज्म पाए जाते हैं, सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म। कईयों के बारे में हम बात करेंगे, हालांकि सबके बारे में हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जितनों के बारे में करेंगे। बाकी मॉर्फोलॉजी, जब 11th में मॉर्फोलॉजी स्टार्ट होगा तो मैं ये सारा का सारा मैकेनिज्म विद डिफरेंट एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ एनिमल्स क्या करते हैं? दे कॉमनली मेडिएट दिस प्रोसेस। जो सीड डिस्पर्सल का प्रोसेस है उस प्रोसेस को ज्यादातर एनिमल्स ही करते हैं मेडिएट, राइट। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ सीड डिस्पर्सर्स। सीड डिस्पर्सर कितने इफेक्टिव हैं उनके ऊपर क्या डिपेंड करता है? प्रजाति कितनी दूर तक स्प्रेड आउट है, यानी कि किसी प्लांट के स्प्रेडिंग के ऊपर उनके डिस्पर्सर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। कई प्लांट ऐसे हैं जिनमें डिस्पर्सर्स या तो गायब हो गए किसी हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, तो उनमें फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है, वो डिसअपियर होने की कगार पर आ जाते हैं। ये भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए, इस जैंथियम के बारे में आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी इसी तरह के कुछ और भी हैं। एकाइरेंथस एस्पिरा एक तरह का फ्रूट होता है, बड़ा स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है, एक लंबा लंबा सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसमें जीरे के जैसे छोटे छोटे क्यूमिन सीड यानी कि जीरे के जैसे फ्रूट लगे होते हैं, वो कपड़ों में चिपक जाते हैं। चिड़चिड़ा भी कहते हैं, अपामार्ग भी कहते हैं, एकाइरेंथस एस्पिरा, लटजीरा भी कहा जाता है। तो उसमें भी इस तरह का मैकेनिज्म पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को देखते हैं। तो सबसे पहला ऑटोकोरी। तो बच्चों कोरी टर्म दिया जाता है सीड डिस्पर्सल की वजह से। तो ऑटोकोरी यानी कि प्लांट खुद ही कर रहा है सीड डिस्पर्सल। तो ये देख लीजिए, कुछ प्लांट्स में इस तरह के मैकेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे ही फ्रूट डिटैच होता है, और ये मैकेनिज्म क्यूकरबिटेसी फैमिली में पाया जाता है, जिसमें क्यूकम्बर, मेलन ये सब आते हैं। ये फ्रूट देखिए, जैसे ही डिटैच हुआ उसके अंदर से एक फव्वारा निकल पड़ा, पानी का फव्वारा, उसके साथ सीड एक साथ जो है। अब देख लीजिए कहां तक जा रहे हैं वो सीड। तो ये बहुत दूर तक तो नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ एकदम पास में नहीं गिरने देगा। इट विल मेक श्योर दैट द सीड गोज सम डिस्टेंस, कुछ दूर तक तो जाएगा ही जाएगा। इसको ऑटोकोरी कहते हैं, यानी कि सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वेक्टर। जब किसी की वेक्टर की सहायता नहीं ली जाएगी, प्लांट खुद ही कर लेगा, प्लांट खुद ही अपना सीड डिस्पर्सल करेगा। नाउ इसमें क्या होता है, लिमिटेड डिस्टेंस तक ही डिस्पर्सल हो सकता है, बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकता, लिमिटेड दूरी तक डिस्पर्सल हो सकता है। लेकिन एक फायदा जरूर है, किसी एक्सटर्नल वेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, किसी के ऊपर इसको वेट करने की जरूरत नहीं है। नो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, नो डिपेंडेंसी ऑन एनी काइंड ऑफ वेक्टर। तो ऑटोकोरी बड़े काम का है प्लांट के लिए, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज्यादा दूर तक सीड नहीं जा सकते, 2 4 5 फीट तक जा सकते हैं। ऑटोकोरी में बहुत से मैकेनिज्म, एक बस्टिंग मैकेनिज्म पाया जाता है एबल मॉस्चेस में, भिंडी में, ओकरा में। तो भिंडी का फ्रूट क्या होता है, जब सूख जाता है तो एकदम से फट जाता है, इतनी तेजी से फटता है कि सीड छिटक करके दूर चले जाते हैं। एक वो भी मैकेनिज्म, वो भी ऑटोकोरी में ही आता है। आगे बढ़ते हैं और एलोकोरी देख लेते हैं। एलोकोरी का मतलब है किसी वेक्टर की सहायता से सीड का डिस्पर्सल, किसी पर्टिकुलर वेक्टर की सहायता से सीड का डिस्पर्सल हो रहा है। जैसे कौन कौन से वेक्टर हो सकते हैं बच्चों? वेक्टर हो सकते हैं, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर अदर्स। अदर्स में इंसान भी आ गए, कोई और एनिमल हो गया। आगे भी हम अभी बात करेंगे और बहुत तरह के एनिमल्स वगैरह के बारे में हम बातचीत करेंगे, और एक एक करके हमें समझना पड़ेगा। तो एलोकोरी कहा जाता है। एलोकोरी में अब आप देखिए, ये जो एबायोटिक फैक्टर हैं ये भी हैं, बायोटिक फैक्टर भी हैं। तो एलोकोरी में ही आ जाते हैं सारे के सारे, और बायोटिक फैक्टर स्पेसिफिकली उनको जूकोरी के नाम से भी जाना जाता है।
राइट। वाटर है तो हाइड्रोकॉरी भी हो सकता है, विंड है तो एनिमोकॉरी। कॉरी टर्म का मतलब है सीड डिस्पर्सल। अब इस क्लिप में देखिए आपको ये कोकोनट का फ्रूट कैसे दिखाई दे रहा है कि पानी में तैरते हुए तैरते हुए तैरते हुए समंदर की लहरों में फाइट करते करते ये किनारे पर आ पहुंचा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि कोकोनट किनारे पर जब आ जाता है तो वहीं पर वाटर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, लहरों के बीच में तैरते तैरते इसने वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ। अब इसको चाहिए थोड़ा सा ऑक्सीजन और थोड़ा सा वार्मथ जो कि लहरों में नहीं मिल सकता। जब ये किनारे आ गया तो कुछ टाइम में ही इसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी। पूरा पका हुआ नारियल है, फ्लोट करता है, डूबता नहीं है पानी में। ये बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है इसके लिए। तो कोकोनट में जो डिस्पर्सल होता है, गांठ बांध लीजिए, वाटर के थ्रू होता है। समझ में आई बात? कोकोनट में जो सीड डिस्पर्सल, फ्रूट डिस्पर्सल, वो वाटर के थ्रू होता है, लेकिन पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है। पॉलिनेशन कैसे होता है? पॉलिनेशन विंड और इंसेक्ट की सहायता से होता है। ये मैंने उस टाइम भी आपको बताया था जब पॉलिनेशन हमने पढ़ा था। राइट राकेश, थैंक यू फॉर द रोजेस। ओके, श्रवण, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। श्रवण ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, गुआवा का सीड डिस्पर्सल। भाई बर्ड तो आपने देखा ही है, अब आगे कहने की जरूरत नहीं, चाहे ह्यूमन करे चाहे कोई और एनिमल करे। भाई हम भी तो एनिमल किंगडम के ही मेंबर हैं, राइट। लेकिन अब आजकल ओपन में जाना मना हो गया है, यू नो दैट। हमारा कंट्री स्वच्छ भारत अभियान की तरफ चल रहा है। एक वक्त था जब 50% से ज्यादा लोगों के पास जो है अपने डेली एवरीडे नीड के लिए ओपन में ही जाना पड़ता था मैदानों में। लेकिन अब आजकल थैंक्स टू द करंट जो है काफी ज्यादा जागरूकता, और अब लोग जो हैं बंद दरवाजों के पीछे जाते हैं। चलिए एनीवे, तो एलोकोरी समझ में आ गई बात आपको। अब एलोकोरी में कौन कौन से आते हैं उनको जरा देखते हैं। ये देखिए बच्चों, विंड डिस्पर्सल सीड्स आर वेरी लाइट वेट। विंड डिस्पर्सल देख लेते हैं सबसे पहले। इसको विंड डिस्पर्सल कह सकते हैं। एनिमोस मतलब होता है विंड, एनिमोकॉरी भी कहा जाता है। विंड डिस्पर्सल सीड आर वेरी लाइट वेट, बहुत हल्के सीड होते हैं ताकि डिस्पर्सल बहुत आसानी से हो सके। सीड कैन फ्लोट ऑन द विंड और दे कैन फ्लटर टू द ग्राउंड। या तो ये हवा के साथ ऐसे तैरते हुए जाते हैं या फिर फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाते हैं धीमे धीमे। ऐसा मैकेनिज्म भी, पैराशूट मैकेनिज्म भी है कई सीड में से राउंड राउंड घूमते हुए। अगेन यहां पर हम सिर्फ मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इनके बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, जहां पर हम अलग अलग टाइप के मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, वहां पर हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो ये कौन सा है? ये डैंडेलायन है, टैरेक्सेकम ऑफिसिनेरम। टैरेक्सेकम डैंडेलायन का जीनस है, टैरेक्सेकम। टैरेक्सेकम डैंडेलायंस, कई सारी स्पीशीज हैं। तो टैरेक्सेकम वन ऑफ द डैंडेलायंस which have a feathery pappus attached to their seed and can be dispersed long। इनमें देख लीजिए पेपस अटैच्ड है। ये सीड इतनी तेजी से उड़ रहे हैं मैं मार्क भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपको दिख रहा है वो लाइट पेपस जिसकी सहायता से हवा चल रही है, विंड ब्लो कर रही है और वो किस तरह से उड़े जा रहे हैं। देखेंगे आप, मैं एक फूंक मारूंगा और ये सारे के सारे उड़ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। देखा मैंने कैसे एक फूंक मारी और सारे के सारे उड़ गए, राइट। तो कितना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। और ग्रासी फील्ड में होते हैं, हवा चली और ये हवा की सहायता से उड़ गए। बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इनके मेंबर्स के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, है ना। इससे आपको एक आइडिया मिल गया कि किस तरह से ये हो रहा है। ऑल राइट, नाउ सम प्लांट्स हैव विंग्ड सीड। कुछ प्लांट विंग्ड सीड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सीड को समारा कहते हैं। ड्राई सीड्स होते हैं, बिल्कुल विंग्ड, पतला पेपरी सा विंग है। समारा के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे मॉर्फोलॉजी में कि भाई इसके क्या क्या फीचर्स हैं। आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो सीड है किस तरह से फ्रूट के अंदर से निकल रहा है। ये जो फ्रूट है बच्चे, इन्हीं फ्रूट के नीचे से सीड निकलते हैं, एक एक करके ड्राई हो जाता है, हवा में झूमता रहता है और जैसे ही हवा के थपेड़े पड़े वो एक एक निकल रहे हैं वहां से। देख लीजिए किस तरह से हवा में उड़ता हुआ चला जा रहा है ये, बड़ी शांति के साथ। जाहिर सी बात है कुछ दूर तो जाकर के गिरेगा ही, विंड की सहायता ले रहा है ये विंड की सहायता से कुछ दूर हवा में तैरते हुए आराम से चला जा रहा है। सीड डिस्पर्सल भी हो गया और एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंच गया। ये देख लीजिए फ्रूट के नीचे से जो निकल रहा है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको दिखाई दे रहा है और ये दूर तक तैरते हुए
हवा में चला जाएगा। अब अगेन जैसा कि मैंने कहा था लैंड फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों किसी पहाड़ी पर है ये पेड़ तो जाहिर सी बात है बहुत दूर तक इसको जाने का मौका मिलेगा, और किसी ऐसे कंजेस्टेड एरिया में है जहां हवा भी बहुत ज्यादा नहीं चल रही, वहां बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा किस तरह के लोकेशन पर ये पर्टिकुलर ट्री है या प्लांट है, उससे समझ में आती है बातें, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों वाटर डिस्पर्सल की। वाटर के थ्रू भी डिस्पर्सल होता है तो कैसे हो सकता है। वाटर लिलीज को समझ लेते हैं। इस क्लिप में देखिए वाटर लिली के फ्रूट को ढूंढ के निकाला जा रहा है। ये देख लीजिए फ्रूट, इसके अंदर है सीड। वाटर लिलीज प्रोड्यूस फ्रूट दैट फ्लोट इन द वाटर फॉर अ वाइल। जब तक फ्लावर रहेगा तब तक तो फ्लावर तैर ही रहा है। फ्लावर की जब सूख गया फ्लावर, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया, पेटल्स उसके झड़ गए, गिर गए, तो उस टाइम भी कुछ वक्त तक वो फ्लोट करता रहता है। उसके बाद नीचे जो है बॉटम में डूब जाता है। फ्लोट करने में कई बार एक जगह से थोड़ा सा दूसरी जगह तक भी चला जाता है वाटर करंट्स की सहायता से, और दूसरी जगह जाकर के जब डूबेगा तो वहीं पर प्लांट का प्रोडक्शन होगा। ये देख लीजिए किस तरह से फ्रूट राउंड सा हो जाता है, बिल्कुल ड्राई ऑफ होके राउंड सा हो जाता है, और इन्होंने ढूंढ करके निकाल लिया। लोटस में भी इसी तरह का मैकेनिज्म है। लोटस वाला तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि किस तरह से थैलेमस फ्लोट करता रहता है, उसके अंदर से सीड जो है, जब वो थैलेमस नीचे सेटल हो जाएगा तो वहां से सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाटर लिली यानी कि निम्फिया में इस तरह का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कोकोनट के बारे में। सीड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कैन ऑल्सो बी डिस्पर्स्ड बाई वाटर। ये देख लीजिए इस छोटी सी क्लिप में आपको दिखाई दे रहा है कि कोकोनट नाउ जब ये समंदर के किनारे ग्रो करते हैं, फ्रूट अगर टूटता है ऊपर से, ड्राई होने के बाद टूट जाता है, गिरता है। मैंने गिरते हुए कोकोनट भी देखे हुए हैं। तो गिरता है जब कोकोनट तो बड़ी तेज आवाज होती है, इसकी पत्तियां काफी चौड़ी होती हैं और उन पत्तियों के बीच में से गिरता है। अब देखिए दो तीन चीजें नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, उसके फ्रूट कितने बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्रूट होते हैं। आप सोचिए वाटरमेलन का फ्रूट किसी पेड़ के ऊपर लगा हो और वहां से गिरे और कोई जीव नीचे से निकल रहा हो, क्या हालत होगी उसकी, आप खुद सोचिए। वाटरमेलन का फ्रूट, तरबूज इतना बड़ा होता है, अगर वो किसी ऊंचे पेड़ पर लगता और वहां से गिरता तो नीचे से गुजरने वाले जीव की क्या हालत होती, दम ही निकल जाता। तो इस वजह से नेचर ने उनको देख लीजिए क्रीपर के थ्रू बना करके जमीन पे ही रखा हुआ है। वहीं ऑन द अदर हैंड कोकोनट, आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई कोकोनट का भी फ्रूट काफी बड़ा होता है, ये अगर गिरेगा तो क्या होगा। तो बच्चों देखिए कोकोनट फ्रूट जहां पर भी लगता है उसकी पत्तियां होती हैं और बहुत चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं। ये बिल्कुल ड्राई होने के बाद ही गिरता है। जब ये ड्राई हो जाता है एकदम और गिरता है तो इतनी तेज शोर होता है उन पत्तियों के रंबल की वजह से, उनके बीच में से जब ये गिरेगा, मैंने कई बार देखा है इंसानों को, नीचे से कोई गुजर रहा हो, भाग के जो है साइड में चला गया। यानी कि एक तरह की वार्निंग मैकेनिज्म है नेचर की तरफ से। और जब कोकोनट का फ्रूट ड्राई हो जाता है तो उतना ज्यादा भारी भी नहीं होता। समझ में आई बात। तो ये जब ड्राई हो जाता है, ग्रीन वाला कोकोनट ज्यादा हैवी होता है, ज्यादा भारी होता है। ड्राई होने के बाद थोड़ा हल्का हो जाता है, अगर गिरेगा भी तो सर बच जाता है, इतना ज्यादा टूटने की चांस नहीं रहते हैं, राइट। क्योंकि यहां पर भी प्रोटेक्शन है। ये आपको जूलॉजी में जरूर पता चल गया होगा, आपने पढ़ा हुआ है स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो इंसान भी अपने आप को बचा सकते हैं, राइट। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कहां तक जा सकता है कोकोनट का डिस्टेंस कितना है। सीड डिस्पर्सल में यह भी जरूरी है कि कहां से कहां तक जा सकता है। बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी, शैलेश थैंक यू, आपने सारे हिंदुस्तान के हार्ट मुझे ही भेज दिए। भाई दिल धड़कने बंद हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा, कुछ बचा करके रखिए। थैंक यू फॉर द रोजेज, फॉर द कोकोनट ट्रीज, फॉर द फ्रूट्स। बहुत बढ़िया बच्चों, आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि कोकोनट का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक जाने का है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। अब आप समझ ही गए होंगे, यानी कि यूरोप से अमेरिका तक जा सकता है, समंदर में बहते बहते यूरोप से अमेरिका तक जा सकता है, एशिया से अफ्रीका तक जा सकता है, इतनी दूरी तय कर सकता है कोकोनट। मेरे ख्याल से मैंने आज तक जितने प्रकार के सीड डिस्पर्सल पढ़े उसमें कोकोनट सबसे ज्यादा महानतम है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूरी तय कर लेता है। सो कोकोनट इज रियली यूनिक। ओशन करेंट्स में तैरते हुए तैरते 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 ये हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकता है बिना डैमेज हुए। ओके बच्चों, अब बात करते हैं मैनग्रोव की। मैनग्रोव जो हमारे मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं, उनमें क्या होता है
कि जब फ्रूट लगा रहता है पेड़ में तभी रूट की ग्रोथ शुरू हो जाती है। देख लीजिए बच्चे, सीड का जर्मिनेशन लगे लगे फ्रूट में से, आप वो जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको ग्रोथ सा दिखाई दे रहा है, वो बच्चों रेडिकल है, ग्रीन कलर की हो चुकी है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, यानी कि ग्रोथ हो रही है। इन अ वे इट इज द जर्मिनेशन। पेड़ में लगे लगे ही रूट निकलनी शुरू हो जाती है, राइट। यानी कि रेडिकल की ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब उस रेडिकल में ब्रांचेस नहीं आती, ब्रांचेस तब आएंगी जब वो गिरेगा मिट्टी में। जैसे ही प्लांट से डिटैच हुआ नीचे गिरा, इसमें रूट आ जाती है। सो मैनग्रोव सीड में शो ग्रोथ व्हाइल स्टिल इनसाइड द फ्रूट अटैच टू द ट्रीज। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? प्लांट्स में इसको विविपैरी के नाम से जाना जाता है। प्लांट्स में इसको किस नाम से जानते हैं? विविपैरी के नाम से इस मैकेनिज्म को जाना जाता है। आई बात समझ में? तो ये देख लीजिए, अनोखा मैकेनिज्म है। सीड से ग्रोथ होता है वैसे तो प्लांट में। अच्छा, एक और बात, तो क्या जो नॉर्मल सीड से ग्रो करते हैं वो क्या ओवोपैरी है? बच्चों, ओवोपैरी एंड विविपैरी टर्म प्लांट्स के लिए नहीं बने हैं, लेकिन इस अनोखे मैकेनिज्म की वजह से इसको विविपैरी बोला गया। प्लांट में विविपैरी शो हो रही है। आई बात समझ में? तो मैं लिख देता हूं क्या कहते हैं इसको, विविपैरी, मैनग्रोव शो विविपैरी, राइट। समझ में आ गई बात? नाउ सीड ग्रो रूट एज सुन एज दे टच द सॉइल। जैसे ही जमीन पे आए, मिट्टी में आए, वो रूट प्रोड्यूस कर देंगे। जैसे ही मिट्टी में आए वो तुरंत के तुरंत रूट प्रोड्यूस कर देंगे। अब कई बार होता है लो टाइड रहती है, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ, हाई टाइड लो टाइड। जब लो टाइड होती है, समंदर का पानी कम रहता है, रिसीडेड रहता है, गीली मिट्टी रहती है, अगर उस वक्त ये गिरता है तो तुरंत इसमें जड़ें निकल आती। 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये एंकर कर लेता है, अपनी जकड़ को मजबूत कर लेता है। जस्ट 1 to 1.5 आवर, 1 से 1.5 घंटे तक अगर हाई टाइड नहीं आती है तो ये अपनी जकड़ को मजबूत कर लेता है। मजबूत जकड़ होने के बाद अगर उसके बाद आती है हाई टाइड तो इसको कोई बहाकर नहीं ले जा सकता। बड़ा अनोखा मैकेनिज्म है इसमें, राइट। तो देख लीजिए ये भी। अब इसमें एक और चीज, मान लीजिए सीड की ग्रोथ हो रही है और फ्रूट डिटैच होकर के गिरता है, उस वक्त हाई टाइड आ गई तो क्या होगा? वाटर में बह जाएगा, सिंपल सी बात है। सीड डिस्पर्सल तभी होगा। अब इसने ऐसा मैकेनिज्म क्यों बनाया कि रूट पहले ही निकला? इसका मैकेनिज्म ऐसा इसलिए है कि जहां पर भी ये गिरे या तो वहीं ग्रो कर जाए, या वाटर करंट में अगर थोड़ी दूर तक जाएगा, हैवी होने की वजह से थोड़ी दूर से ज्यादा दूर नहीं जाएगा, पानी के बहाव में जरूर चला जाएगा, लेकिन वहीं पर ग्रो कर जाएगा। ऐसा मैकेनिज्म क्यों है? इसका इनके हैबिटेट से लेना देना है। बच्चों, ये मैनग्रोव बहते हुए समंदर के अंदर चले जाएंगे। अगर सीड बहुत वैसे नॉर्मल होता, कोकोनट की तरह होता, तो ये समंदर में बहते हुए चले जाते। इनको वहां पर समंदर के किनारे के एरिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ करनी होती है, ये वहीं ग्रो करते हैं, गहरे समंदर में नहीं ग्रो करते। इस वजह से ये मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं है कि इनका फ्रूट समंदर में नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन कोकोनट भी तो देखिए छोटा सीड नहीं है, नहीं तो हमेशा तैरता ही रहता। अगर वाटर पॉली डिस्पर्सल वाले जो सीड हैं वो बहुत हल्के होंगे विंड की तरह, तो वो तो पानी में तैरते ही रहेंगे, कभी सेटल ही नहीं होंगे। तो थोड़ा हैवी होना इनका बहुत जरूरी है। इसी वजह से ये सारा का सारा मैकेनिज्म, काफी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं ज़ूकॉरी, यानी कि जो एनिमल्स के थ्रू होता है। तो बच्चों, ज़ूकॉरी दो तरह का हो सकता है, एंडोज़ूकॉरी और एक्टोज़ूकॉरी। बाहर की तरफ से भी हो सकता है और अंदर से भी हो सकता है। अंदर का मतलब जैसे आपने बर्ड देखा था, ये बर्ड भी देख लीजिए, ये फ्रूट को खा रही है और बर्ड ड्रॉपिंग के साथ इसकी सीड जो है रिलीज हो जाएंगी। आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, दीवारों पर पीपल का ट्री उग रहा है, आपने जरूर देखा होगा। किसी पुराने घर में, खंडहर में या पुराने मकान में बारिश के टाइम पर आप देखेंगे कि बैनियन का ट्री या पीपल का ट्री ग्रो कर रहा है। वो कैसे पॉसिबल है? वो सिर्फ बर्ड ड्रॉपिंग्स की वजह से पॉसिबल है। So seed dispersal can also happen by ingestion by vertebrate animal. Vertebrate animal, bird भी vertebrate में आते हैं। इसको कहते हैं एंडोज़ूकॉरी, एंडोज़ूकॉरी कहा जाता है। आई बात समझ में? इसमें अभी किसी ने, आप लोगों में से किसी ने गुआवा के बारे में जिक्र किया था, वो भी आ जाएगा। एंडोज़ूकॉरी, किसी इंसान ने गुआवा को खा लिया और मॉर्निंग में वो कहीं ऐसे ओपन में चला गया जहां पर सीवेज फैसिलिटी नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, और वहां से गुआवा का पेड़ उग गया, राइट। तो इसको कहेंगे एंडोज़ूकॉरी।
बर्ड्स एंड मैमल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीड डिस्पर्सर्स। मैमल्स में जरूरी नहीं है कि इंसान ही आए, बहुत से इंसानों जैसे मैमल भी आ सकते हैं, मंकीज वगैरह हो सकते हैं, अदर एनिमल जैसे कि टर्टल भी करते हैं बच्चों इस मैकेनिज्म को, सीड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं टर्टल्स। फिशेस भी करती हैं, कई बार सीड्स को वो खाने की कोशिश करती हैं, इस चक्कर में सीड डिस्पर्सल हो जाता है। इंसेक्ट भी करते हैं, कई तरह के बीटल हैं जो स्क्विरल वगैरह बीजों को छिपा करके रख देती हैं पेड़ों के नीचे, वहां से खोद खोद कर वो उसको निकाल लेते हैं और इधर उधर फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये देखिए स्क्विरल। मेनी रॉडेंट्स, रॉडेंट्स यानी कि ये स्क्विरल वगैरह जो हो गए चूहे की प्रजाति वाले, ये डिस्पर्स करते हैं सीड बाय हाइडिंग द सीड इन डिफरेंट प्लेसेस। ये अलग अलग एरियाज में सीड को छिपा देते हैं और फिर भूल जाते हैं। इनमें ये हैबिट है, देख लीजिए ये किस तरह से कुछ सीड इसको खाने को मिले हैं कहीं पर, और ये ला करके उन सीडों को होर्डिंग कर रही है। ये देख लीजिए पंपकिन के सीड हैं, ये कद्दू के सीड हैं, कद्दू के सीड को कैसे दौड़ दौड़ के ये गिलहरी मिट्टी के अंदर दबा रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इसकी इसी प्रक्रिया से पता नहीं कितने पेड़ उग चुके हैं पूरी दुनिया में, लाखों करोड़ों पेड़ उग चुके हैं, उससे भी ज्यादा होगा, राइट। इससे एक और फायदा होता है, सीड अपने प्रीडेटर से भी बचा रहता है, यानी कि कोई बर्ड हो गया, कोई एनिमल हो गया जो सीड को खा जाए, तो सीड प्रीडेटर से भी प्रोटेक्टेड रहता है एंड दे कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, क्योंकि वो किसी जमीन में किसी गड्ढे के अंदर इन्होंने डाल दिया है ऑलरेडी। तो सच अ ब्यूटीफुल मैकेनिज्म ऑफ अरेंजमेंट, राइट। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एपीजूकॉरी। एपीजूकॉरी यानी कि बाहर की तरफ से, एपिडर्मिस के थ्रू, एपीजूकॉरी, एक्टोजूकॉरी भी कह सकते हैं, एपीजूकॉरी भी कह सकते हैं। तो ये कैसे होता है? प्लांट स्पीशीज ट्रांसपोर्टेड बाय एनिमल्स एक्सटर्नली हैव अ वैरायटी ऑफ एडेप्टेशन। इनमें किसी किसी में एडहेसिव म्यूकस होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसके थ्रू सीड चिपक जाएगा, या फिर हुक होगा, स्पाइन होगा, बार्ब्स होंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो बच्चों ये देख लीजिए, इसको टाइगर क्लॉ कहते हैं। ये प्लांट, ये इसका ग्रीन सीड है, ये देख लीजिए ये ड्राइड सीड है, इसमें क्लॉज हैं, अगर आप गौर से देखें ये देखिए नाखून की तरह है, टाइगर क्लॉ भी कहा जाता है इसको, मार्टाइनिया एनुआ, दिस इज नोन एज मार्टाइनिया, मार्टाइनिया, ये मार्टाइनिया है। और ये क्या है? ये जैंथियम है, जैंथियम, मार्टाइनिया, इसको टाइगर क्लॉ भी कहते हैं, राइट। और बड़े नुकीले होते हैं। मेरे घर के पास एक बार उग रहा था, कई सालों पहले की बात बता रहा हूँ, बारिश के वक्त ये जो है, उस वक्त मैं इंदौर में था, बारिश के वक्त ये ग्रो कर रहा था, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मार्टिनिया है, मार्टिनिया मैंने पहचान रखा था, और मैंने उस प्लांट को छोड़ दिया, मैंने कहा ग्रो करने देते हैं। तो काफी बड़ा हुआ, 3-1 फीट की ऊंचाई तक प्लांट गया, सीड प्रोड्यूस हुए। मैंने सीड को इतनी गौर से नहीं देखा था, कई साल पहले की बात है। तो मैंने वेट किया इसके सीड ड्राई ऑफ हो जाए, जब फ्रूट आता है तो उस वक्त थोड़ा सा नॉच जैसा रहता है, लेकिन इतना नहीं समझ में आता। जब ड्राई ऑफ हो गया और फ्रूट का जो पल्प है वो निकल गया, इसके जो क्लॉज हैं, जिस क्लॉज को मैंने सर्कल कर रखा है, मैंने उसमें ऐसे उंगली चुभाई, एकदम से मेरी उंगली में घुस गया, ब्लड निकलने लगा। अब आप सोच लीजिए कितना पावरफुल होता है। अब कहने का मतलब है, मेरी उंगली, क्योंकि हम एडाप्टेड नहीं है, लेकिन अब मान लीजिए किसी एनिमल का जो फर होता, गाय भैंस की पीठ में ये चिपक सकता है बड़ी आसानी से, उनके जो हेयर होते हैं उन हेयर में ये उलझ सकता है और इसके थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो ये मैकेनिज्म भी होते हैं एपीजूकॉरी में, आप ये चीज समझ सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होता है। जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं बच्चों, ट्रॉपिक्स तो आप समझते ही हैं, ट्रॉपिकल एरियाज, यहां पर लार्ज एनिमल बहुत तरह के हैं, जैसे तापीर पाए जाते हैं, चिंपैंजी पाए जाते हैं, टोकन होते हैं, हॉर्नबिल होते हैं। ये हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल यानी कि जिसको धनेश भी कहा जाता है। तो ये हॉर्नबिल क्या करते हैं? सीड्स को डिस्पर्स करने में काम करते हैं। देख लीजिए हॉर्नबिल ने एक सीड तोड़ा, अब ये लेकर के जाएगा अपने घोंसले की तरफ, पेड़ों की कोटर में इन्होंने घोंसले बना रखे हैं। अब वो सीड देने गया अपने बच्चों को, सीड गिर गया उसी पेड़ से, यानी कि किसी और पेड़ का सीड किसी और पेड़ के नीचे गिर गया, या बीक में लेके जा रहे हैं गिर गया, क्योंकि इनका मैकेनिज्म तो जारी है, ये तो अपना डिस्पर्सल करने में ही लगे हुए हैं, लेकिन सीड गिरते भी जाते हैं तो प्लांट का फायदा हो जाता है। चिंपैंजीज हो गए, बंदरों ने क्या किया, फ्रूट को खाया, फेंक दिया, आपने देखा होगा। तापीर होते हैं, लंबी सी थूथन वाले जानवर होते हैं तापीर। टोकन भी बर्ड हैं। तो ये अलग अलग जो चिड़िया हैं, ये और अलग अलग तरह के मैमल्स भी इस तरह के काम करते हैं। तो सीड डिस्पर्सल आपको समझ में आया। अब अगले सेशन में बच्चों हम बात करेंगे एपोमिक्सिस के बारे में।
और टाइप्स ऑफ फ्रूट, ये तो एक सीड का डिस्पर्सल हमें समझना था, सीड डिस्पर्सल हमने समझ लिया। अब अगले सेशन में बात करेंगे एपोमिक्सिस की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसको आपको जरूर देखना है। और फिर अगले सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप लोगों को बने रहना है हमारे सेशंस में। मंडे टू वेडनेसडे हमारा जो सेशन चल रहा है नीट लाइव डेली 2.0 में, तो इसमें स्केड्यूल समझ लीजिए बच्चे एक बार। सचिन सर आपको 4 PM पर जूलॉजी के सारे पोर्शंस कंप्लीट कराएंगे, 7 PM पर मैं आपको बॉटनी के सारे पोर्शंस कंप्लीट कराऊंगा। तो बायोलॉजी दोनों को मिला करके है जूलॉजी एंड बॉटनी। इधर 5 PM पर महेंद्र सर आपको फिजिक्स कराएंगे और 6 PM अनूप सर केमिस्ट्री कराएंगे। तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी होती रहेगी। थर्सडे टू सैटरडे क्लास 12th वही स्केड्यूल है, 4 PM सचिन सर जूलॉजी, 7 PM मैं आपको बॉटनी। तो यहां पर आपको सर जूलॉजी के टॉपिक्स कराएंगे और मैं आपको बॉटनी के टॉपिक्स कराऊंगा। फिजिक्स कराएंगे महेंद्र सर, केमिस्ट्री कराएंगे अनूप सर, राइट। आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं बच्चों। टेलीग्राम ऐप कुछ इस तरह दिखता है। सबसे पहले इसको करें इंस्टॉल, then go to any browser and type tinyurl.com/unacademychat। इसके अलावा tinyurl.com/neet, जैसे ही इसको टाइप करेंगे आप इस विंडो के देख पाएंगे, यहां पर सारे के सारे अपने लेक्चर्स देख सकते हैं। बच्चों बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो कि कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल लीडर बोर्ड भी होता है, जिससे आप ऑल इंडिया लेवल पर सारे के सारे बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं जब भी हमारे क्वेश्चन सेशंस होते हैं। इसके अलावा आफ्टर एवरी 3 लेक्चर देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमारे जो बैचेस हैं, ईयर लॉन्ग बैचेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। नेक्स्ट मंथ से नए चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिन बच्चों ने अब तक नहीं ज्वाइन किया है और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तुरंत के तुरंत जुड़ जाइए, यू विल नॉट मिस मच। और पुराना बैकलॉग भी आप देख सकते हैं, सब कुछ रिकॉर्डेड है, राइट। करना क्या है, बड़ा सिंपल है, गो टू प्ले स्टोर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से करें इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, देन क्लिक ऑन नीट यूजी, देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, और फिर यहां पर इस पेज पर आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। यहां पर अगर आप मेरी गाइडेंस में, मेरी मेंटोरशिप में आप अपनी मंजिल का सफर तय करना चाहते हैं, आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू। आप यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। इस कोड को यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप सारे के सारे एजुकेटर्स के बैचेस के साथ जुड़ जाएंगे, सेशंस के साथ जुड़ जाएंगे। बेनिफिट ये होगा कि आई विल बी योर मेंटर, आई विल बी योर गाइड टू टेक यू टू द मेडिकल कॉलेजेस। और खास बात ये, मैंने इंडिया के ज्यादातर इलाकों में पढ़ाया हुआ है, तो लगभग मेडिकल कॉलेजेस में जो वेल नोन है उनमें मेरे बच्चे आपको मिलेंगे। तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, यू विल आल्सो गेट द डिस्काउंट एंड ज्वाइन विद। और इस पे फिर ड्यूरेशन की जब बात आती है बच्चों, तो इसको बड़ा वाइजली चूज करना है, क्योंकि जितना ज्यादा ड्यूरेशन का आप चूज करेंगे वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, लॉन्ग रन में आपको फायदा देगा, राइट। तो इस पर अगर कोई डिस्कशन हो, कुछ भी हो, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। All right, बच्चों, Unacademy NEET, Unacademy JEE, Unacademy for 9, 10th and 11, 12 school preparation channel, all are our sister channel. Together, let's crack it. एंड जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें और #नीट लाइव डेली पर इसको जरूर शेयर करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल जाए इस बेहतरीन टीम के बारे में और आप दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। Right. For joining with Unacademy subscription, use code Pradeep Live. You'll get 10% discount and my guidance. That's all for today right now, बच्चों. See you all again in the morning Menti quiz and then other sessions. तो कल संडे है, लेकिन मेंटी क्विज कल भी होगी, क्योंकि मैंने आपको वादा किया हुआ है मेंटी क्विज एवरी डे एट 9 AM शार्प। कल प्लांट मॉर्फोलॉजी के ऊपर सेकंड लेवल है, क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे, एक मेगा क्विज है, तो जरूर के जरूर आप सब आइएगा। That's all for now. Take care. Bye-bye.